श्रीधर पांडे निस्वार्थ भाव से असहाय और गरीबों की निरंतर मदद करते हैं। आप औरैया के प्रमुख उद्योगपति होटल पैराडाइज के चेयरमैन मनोज कुमार शर्मा से भी मिलवाएंगे, जो ठहरने के लिए सबसे कम रेट पर शानदार होटल देते हैं। और फिर आपको राधेश कुमार दिवाकर से भी मिलवाएंगे, जो औरैया का नाम रोशन कर रहे हैं। एक छोटे से जनपद औरैया से एक ऐसा उभरता हुआ नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसने मानव समाज की सेवा करने का दृढ़ संकल्प लिया है। यमुनोत्री धाम सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत यहां पर ये आगे लोगों के लिए साई मंदिर के ट्रस्टी श्रीधर पांडे औरैया रत्न से भी उन्हें नवाजा गया है, जहां पर वो निस्वार्थ भाव से असहाय गरीबों के लिए यहां पर निरंतर काम करते आ रहे हैं। समाज के क्षेत्र में सबसे पहले हम कस्बा जाना में यहाँ प्रधान बने। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ 10 प्रभावित क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में कई स्कूल कॉलेज खुलवाए जिससे बच्चे शिक्षित हो सके। उस समय डकैतों का बहुत भारी दौर चल रहा था। ये दौर 1980 से लेके और 2005 तक चला। अंत में ये बदमाश समाप्त हो गए और हमने प्रण किया कि अब समाज क्षेत्र में ही काम करेंगे, क्योंकि अपना किया हुआ कार्य अपने तक सीमित है। समाज का किया हुआ कार्य सारे जीवन और ताउम्र रहता है। उस समय जब 10 प्रभावित क्षेत्र था तो यमुना क्षेत्र में हमने पूरा कार्य किया है। जमुना माँ ने हमें जो आशीर्वाद दिया है उसी को उपलक्ष्य में हमने सेवा भाव आया और हम उस सेवा के लिए यमुनोत्री धाम सेवा ट्रस्ट बनाया, क्योंकि यमुनोत्री धाम से ही यमुना निकली है और इलाहाबाद में जाके मिल गई। साई मंदिर में यहाँ जब हम सिडनी गए तो वहाँ प्रेरणा मिली कि मंदिर साई मंदिर बनवाएंगे। तो साई मंदिर में आके सिडनी के तौर पर ही हमने यहाँ औरैया जनपद में एक ऐतिहासिक साई मंदिर बनवाया, जिसमें बाहर से बहुत श्रद्धालु आते हैं। उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करी है और 100 रुपये धर्मशाला के बेड की व्यवस्था कर रखी है। साई मंदिर में दर्शन करने के शहरवासियों के लिए तमाम योजनाएं हैं। यहाँ पर एक हॉल बना है, उसमें निःशुल्क हॉल दिया जाता है जो अपनी शादी विवाह कर ले। अच्छा, बैठने के लिए फील्ड की व्यवस्था है और यहाँ हरित क्रांति के लिए यहाँ नहर विभाग की काफ़ी ज़मीन पड़ी है। चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के किसी कोने से कोई भी महात्मा आ जाए उसके लिए पर्याप्त निःशुल्क व्यवस्था कर रखी। कोरोना काल में साई ट्रस्ट ने निःशुल्क मास्क दिए और जिला कमेटी को यहाँ 2 लाख का चेक दिया, जो कि जो है जनता की सेवा के लिए दिया गया है। निःशुल्क भोजन, सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, ये सब साई ट्रस्ट द्वारा की गई। यमुनोत्री धाम सेवा ट्रस्ट के द्वारा जिला प्रशासन का योगदान सराहनीय रहा है। उसने इस दौरान जो है हमारे स्कूल कॉलेज में कुछ व्यवस्था की, रोगियों के लिए जो कोरोना पीड़ित थे उनकी भी व्यवस्था की गई है और हमने भरपूर उनका सहयोग किया। जिला प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। कोरोना काल में सरकार के पास जैसी व्यवस्था थी उससे बहुत अच्छी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। उसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। इसके अलावा यहाँ हम सरकार के तर्ज पर अस्पताल की व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लड़का MBBS डॉक्टर है। उसने ये कहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ कोई फीस नहीं ली जाएगी, दवा निःशुल्क दी जाएगी जो रोगी यहाँ हैं। साई मंदिर में इस समय 1 से 20 वर्कर काम कर रहे हैं। उनकी तनख्वाहें भी हम लोग जो है अपने द्वारा दे रहे हैं और निःशुल्क सेवा करवा रहे हैं कुछ लोगों से। इस अभूतपूर्व सफलता का हमने अपने श्रेय अपने माताजी पिताजी को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन जापान की लड़ाई लड़े हैं और माताजी को द्वितीय विश्व युद्ध की पेंशन भी मिल रही है। सामाजिक कार्य करने में दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों का सलूशन बड़े ठंडे दिमाग से हम लोग कर लेते हैं। कोरोना के लिए कहना चाह रहे हैं उचित दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और जो भी उनके घर परिवार के हैं अगर कोई उस दौरान पीड़ित हो जाता है
तो उसकी अलग व्यवस्था करें, जिससे जो है दूसरे रोगी को ये कोरोना रोग न फैल सके। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को मैसेज करना चाहते हैं, सरकार की गाइडलाइन फॉलो करें और जो मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। मैं यमुनोत्री धाम सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, जो उत्तर प्रदेश रत्न के लिए हमें आगे बढ़ा रही है इस छोटी जगह से। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त। इसके साथ साथ जो आने वाले त्यौहार हैं, दीपावली और दशहरा के बारे में मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश की जनता और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वास्थ्य के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि औरैया जनपद में इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। 50 सैया अस्पताल है, 100 सैया अस्पताल है, लेकिन उनसे भरपाई नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ की जनता दिल्ली, कानपुर, लखनऊ इलाज कराने जाती है, मध्य प्रदेश ग्वालियर भी जाती है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था के लिए हम 1 से 50 सैया का अस्पताल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लड़का MBBS डॉक्टर है और लगभग गरीब तबके लोगों को निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। और जो कार्ड धारक हैं, जो सरकार के कार्ड धारक हैं, उनका कार्ड भी मान्य यहाँ करेंगे। रुकने और ठहरने के लिए हमको एक ऐसे स्थान की जरूरत होती है जहां हमारे प्रयोग की सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। और इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए औरैया के प्रमुख उद्योगपति होटल पैराडाइज के चेयरमैन मनोज कुमार शर्मा जी से अब ये जानते हैं कि इतनी कम रेट पर शानदार होटल के माध्यम से उन्होंने कैसे आसपास के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। इस होटल के बारे में कई जगह जाता रहता था अपने काम की वजह से, कई होटलों में रुका, उनका एक्सपेंसेस आया 5000 6000, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना कि औरैया में जो है एक ऐसी जगह दूं, एक ही छत के नीचे लोगों को सब सुविधाएं मिलें, लजीज खाना मिले, स्टे के लिए आदमी को रूम मिले अच्छे साफ़ सुथरे। तो वही देख के वहाँ से ख्याल आया, तो मैंने औरैया आके मैंने जो है अपने दोस्तों डिस्कस की, माता पिता डिस्कस की, तो फिर हमने इसको ओके कर दिया, काम चालू कर दिया इस पर हमने। होटल में हमारे जो है रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट है, मीटिंग हॉल है, रूम है, स्वीट रूम है, सारी सुविधा, नीचे मॉल है, गार्डन, ऊपर गार्डन, और नीचे हम जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो है कैफे हाउस चालू करने जा रहे हैं दीपावली पे। उसमें मतलब जो ग्राहकों को पिज्ज़ा और क्या नाम जी बर्गर हर चीज़ मिलेगी उसके। अगर सफलता के लिहाज से देखा जाए तो मैंने अपने मन में जो सोचा था उससे 100% मैं बिल्कुल सफल हूँ। कुछ नहीं, नाम इसलिए आया हमारे विचार में कि हम सोच रहे हैं कि लोगों को ऐसी फीलिंग हो मैं होटल में आके कि स्वर्ग जैसी फीलिंग हो, तो हमने उसका नाम पैराडाइज रखने का फैसला किया। होटल इंडस्ट्री में जो है कोरोना दिक्कत सबसे पहले आती है, सबसे पहले दिक्कत यहीं आती है, लेकिन हम लोगों ने इसको मैनेज कर लिया। इस सफलता से मैं अपने जो है स्वर्गीय पिताजी को देना चाहता हूँ, जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मतलब हमें जो मोटिवेट किया था कि कुछ ऐसा काम करो नाम हो जाए जिससे आपका, तो हम सोचा क्यों ना औरैया में एक ऐसी जगह डाली जाए जहाँ मतलब कोई हमारे अलावा कोई भी आदमी जो है अपने अधिकारियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो चाय पीना चाहे या नाश्ता करना चाहे या कुछ एंजॉय करना चाहे, ये जगह ऐसी, इसे देख के हमें मन में ख्याल आया कि ये इसको डालें। हमारे यहाँ पंजाब, लुधियाना, MP, राजस्थान और ये आपका जालौन या आपका झांसी, काफ़ी दूर दूर लोग आते हैं। अपनी सफलता से मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ जो इस समय दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि कुछ ना कुछ बेटा ऐसा करो जिससे आपका नाम भी हो, आमदनी भी हो और लोग मतलब जो है सुविधाएं मिलें लोगों को। बाहर से लोग आते हैं तो उनको जो है ये लगे कि औरैया आके कुछ हमें परेशानी नहीं हुई हम, और कम खर्च में। कोरोना काल में बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सैनिटाइजर बंटवाए, मास्क बंटवाए और जो है खाना पीने की व्यवस्था करवाई। गरीब लोगों को जो है कुछ टाइम पर जो कुछ लोग जो है बाहर से मजदूर वगैरह आ रहे थे, उनको रास्ते में दिक्कत हो रही, पानी की बोतलें दी, उनको जो खाना दिया, ये सब काम करते रहे। होटल में हमारे यहाँ जो है 2 गज की दूरी मस्ट। आदमी जैसे लिफ्ट से आदमी ऊपर आया उसको तुरंत सैनिटाइज कर उसके जो है कराया गया, दूरी से बिठाला गया। स्टाफ बिल्कुल वेल मेंटेन रहा, सैनिटाइज होकर जो है रूम हमारे बिल्कुल जो है सैनिटाइज रहते हैं बिल्कुल कायदे से। हम सोता के चाहे और बाकी हमारी टीम है, हमारा बेटा हमारा जो है वो उसको देखता है। हम तो कम ही समय दे पाते, बेटा पूरा इसको देखता पड़ा। हम यही देना चाहें कि आगामी त्योहार का सीजन आ रहा है, नवदुर्गा है, दीपावली है, दशहरा है, इसमें काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो हमारा कहने मतलब जो है कि आदमी 2 गज की दूरी जो है और
भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करे और बीमारी से बचने का पूरा प्रयास करे, क्योंकि तीसरी लहर के आने की संभावना प्रबल है। भारत समाचार द्वारा जो मुहिम जो चलाई जा रही है एक और ये जैसे छोटे जनपद से मतलब हम लोगों को जो है एक प्रोत्साहित करने का जो है कार्य किया, उससे हम जो है भारत समाचार टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वहीं मुंबई में रहकर अपना व्यापार देख रहे और मुख्यतः इटावा में जन्मे राधेश कुमार दिवाकर ने औरैया ही नहीं उत्तर प्रदेश में अपना अलग मुकाम हासिल किया है। पीएम मोदी को अपना आदर्श मानते हुए कोविड काल में भी उन्होंने जनता के लिए असंभव काम को संभव बनाया है। राधेश कुमार दिवाकर जी से हम ये जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस मुकाम को हासिल किया। हमारा जन्म इटावा बैरून कटरा सावखा नेवल रोड इटावा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे श्री पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री बंगाली लाल दिवाकर है, मेरा नाम राधेश कुमार दिवाकर। हम 3 भाई हैं। हमने बम्बई में जाके बहुत स्ट्रगल किया इटावा से जाके, और हमने वहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्टर हम बने, वहाँ पर छोटे मोटे सिविल काम किया, मैंने सिविल वर्क काम किया। यहाँ पे इटावा पे भी मैं काफ़ी काम करता रहा। बम्बई में जाके हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने जाके वहाँ पर, और मैंने काफ़ी मेहनत किया। और अभी 2016 से भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम स्टार्ट किया है। इसमें हम भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें मुझे काम करने का बहुत मतलब जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोत्साहन मिला मुझे कि भारतीय जनता पार्टी हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को आगे से आगे जो जितना काम कर सकता है उससे उसको काम करने का पूरा विश्वास और सब तरीके से उसको सहायता मिलती है। ये संगठन जो आरएसएस का संगठन है, तो हम उसमें भी जुड़े हुए हैं। भारतीय गौ रक्षा का मैं महाप्रदेश सचिव हूँ यहाँ पर, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने गाय के लिए, योगी जी ने गाय के लिए पूरी सुविधाएं दी है, गौशाला बनवाए हैं। तो ज़्यादा जो गाय को दूध यूज़ करने के बाद जब गाय दूध नहीं देती है, लोग उनको छोड़ देते हैं। उनको छोड़ने के लिए जब कुछ उनको चारा नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने गायों को खूब अच्छे से अच्छा उन्होंने गौशाला बनवाया और गायों की पूरी सुरक्षा करवाई। गाय जो बाहर कटती थी गाय, उनको उन्होंने पूरा रोक लगवाया। इसलिए मैं योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। मेरा जन्म स्थान इटावा है और हम भारतीय जनता पार्टी में जब से हम 2016 से आए हैं, तो औरैया में 2017 में जब चुनाव हुए थे, मेरे चाचा जी के बेटे रमेश दिवाकर, उन्होंने इस क्षेत्र में औरैया सदर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो मैंने यहाँ पर 1 से 2 महीने तक बहुत यहाँ पर काम किया। औरैया, अजीतमल, बाबरपुर और आसपास के जो गांव हैं उस क्षेत्र में जा के हमने कैंपेन किया पूरे पर, मतलब साथ में सभी लोगों के साथ में हम जाते थे कैंपेन का। तो मुझे और यहाँ पर मेरे काफ़ी रिलेशन भी बहुत मेरा ज़्यादा है यहाँ पर, और बहुत मुझे औरैया के लोगों से, सभी लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला। बाबरपुर रहने दो, अजीतमल रहने दो, हरसू रहने दो, ये जो भी क्षेत्र है इसके अंदर मुरादगंज, सभी लोगों के जितने भी लोग वहाँ के हैं मुझे बहुत 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 प्यार दे रहे हैं। पहले भी मुझे प्यार मिला था। ये सब भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए मुझे प्यार मिला, और कोई कारण नहीं है कि मुझे प्यार मिल रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मैं उसका सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की वजह से कारण से मुझे यहाँ पे बहुत औरैया के लोगों से प्यार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मैंने यहाँ पर काम करने के लिए और काफ़ी अच्छा काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे रेलवे बोर्ड का, सेंट्रल रेलवे बोर्ड का मुझे सदस्य बनाया। कुछ पार्टी ने देखा होगा कि मेरा काम अच्छा है, जो 2016 से मैं महाराष्ट्र में भी मैं काम मैंने काफ़ी किया था, तो वो सब कारण के लिए उन्होंने देखा अच्छा काम किया, इसलिए मुझे सेंट्रल रेलवे बोर्ड का मुझे सदस्य बनाया। कोरोना काल में तो 2020 में भी बहुत तकलीफ हुई है लोगों को। उस समय भी लॉकडाउन इतना ज़्यादा रहा, लोगों को खाना पीना इतनी तकलीफ हुई है, बॉम्बे से लेकर उत्तर प्रदेश तक। उस समय मैं महाराष्ट्र में ही था, और महाराष्ट्र में जो यूपी के लोग, बिहार के लोग, एमपी के लोग, जो हमसे हो सका वहाँ पे मैंने राशन बांटा, मैंने खाना खिलाया उन लोगों को वहाँ पर, और अपनी गाड़ी से
काफ़ी लोग ऐसे थे जिसके पास में वाहन नहीं था, लेकिन हमने अपनी गाड़ी से उनको स्टेशन पे छोड़ा। हमने स्टेशन पे जाके जितने लोग 7-8 लोग गाड़ी में बैठ सकते थे उनको जाके मैंने स्टेशन पे छोड़ के आए उनको, और टिकट की व्यवस्था करा के, और कोई बस पे भेजा उनको, और जितना हो सका मैंने किया। और राशन भी मैंने किट बांटा वहाँ पर, सैनिटाइज़र एंड मास्क, वो तो मैंने हज़ारों की संख्या में बांटा है। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी हैं, उनके ज़िले के अंदर वहाँ पे भी हमारे कार्यकर्ता हैं काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी मैंने राशन के किट बनवा के, और उनके मतलब उसके प्रदेश के अंदर वहाँ पे महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर मैंने वहाँ पे भी काफ़ी जो हमारे कार्यकर्ता थे पहचान वाले थे, उनके द्वारा मैंने वहाँ पर जो है किट बंटवाई। भारतीय जनता पार्टी आपदा फंड में भी मैंने फंड दिया, पीएम मोदी फंड में भी हमने फंड दिया है। और यह मैं देखिए अभी बाढ़ आई थी, तो बाढ़ के समय में जो गांव थे उसमें जाके हमने काफ़ी गांव थे, वहाँ पे मैं 2-3 गांव में गया, वहाँ पे जाके मैंने उनको खाना थोड़ा बांटा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने एक दिन खाना बांटा था। खाना बांटने के बाद में उसके बाद में मैं वृद्धाश्रम में गया, वृद्धाश्रम में जाके हमने फल वितरण किए, और उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। सबका सहयोग है हमारे साथ में, इसलिए मैं औरैया क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। और औरैया में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोगों की तकलीफ़ है, मैं उस तकलीफ़ में हमेशा खड़ा रहता हूँ। और इसमें औरैया में अभी नहीं और आगे चल के भी मैं औरैया को ज़्यादा से ज़्यादा औरैया को मैं आगे बढ़ाऊँगा, और उसमें जो हमारे से सहायता होगी, और गवर्नमेंट से, लखनऊ से अगर हम कभी विधायक अगर बन गए तो मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा, शायद और भी किसी विधायक ने इतना काम नहीं किया होगा। माँ दुर्गा, उनका नवरात्रि आएगा, नवरात्रि में 9 दिन उपवास चलते हैं, बाजार बहुत पूरी तरह से भरा रहता है। तो हम लोगों से यही बोलेंगे कि आप नवरात्रि में थोड़ा डिस्टेंस बना के मार्केट में जाएं और ख़रीदारी करें, और माँ दुर्गा का पूरा 9 दिन का उपवास है, जो जितना उपवास कर सकता है वो अपना उपवास करे। और उसके बाद में दिवाली आएगी, दिवाली में भी जो भी शॉपिंग आदमी करते हैं मॉल में जाके, मार्केट में जाके, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, जिससे जो कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए उसका थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर का होना बहुत जरूरी होता है। यही काम कर रहे हैं राधे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर राधे सर। डॉक्टरी पेशा होने के साथ साथ वो अपने इंस्टीट्यूट राधे इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर से नीट की तैयारी करवाकर सैकड़ों बच्चों को इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी दिलवाते हैं। मैं डॉक्टर राधे, बेसिकली मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ। वहीं से ही प्राइमरी मेरी जो एजुकेशन हुआ शुरुआती दौर में, बेसिकली जो एकदम गांव का देहाती स्कूल होता है प्राइमरी, वहाँ से मैं पढ़ाई शुरू किया। बीच में मैं कुछ दिन के लिए मुंबई भी गया, वहाँ भी शुरुआती दौर में पढ़ा, फिर वापस से प्राइमरी में आया, प्राइमरी एजुकेशन ही हुआ। उसके बाद से फिर मैं हाई स्कूल तक गाँव में ही पूरा पढ़ाई किया। गांव में पढ़ने के बाद वहाँ पे जब मैंने पास किया, देखा कि घर वालों ने भी देखा, वाच किया, मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल वगैरह में भी इंटरेस्ट लेता था। बट पढ़ना ही मेन मकसद होता है। अगर आप चाहते हो तो आपके घर वाले खेल कूद में अक्सर इंडियन पीपुल्स की मेंटलिटी होती है, कम आपको इंटरेस्ट लेते हैं। देन मैं आगे गया इलाहाबाद के लिए। वहाँ पे इलाहाबाद से मैंने अपना 11th एंड 12th पास किया विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट से। मेडिकल फील्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई शुरू किया, और उसके बाद मैं सीधे मेडिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उस दौरान मेरे टाइम पे कई ढेर सारे एग्ज़ाम होते थे, चाहे वो CPMT अलग से होता हो, BHU PMT होता था, MU एम्स FMC, ढेर सारे मेडिकल एग्ज़ाम होते थे। तो मैं वहाँ से जब तैयारी किया, वहाँ पे था इलाहाबाद में, बेसिकली काफ़ी अच्छी तैयारी हुई। कुछ चीज़ें मेरी वीक थी, उसके लिए घर वाले ने मुझे बोला कि और कहीं जाके देखो। देन मैं कानपुर के लिए आया, यहाँ पे भी मैंने तैयारी किया। कानपुर में 2009 में मैं सिलेक्ट हुआ, AIPMT भी सिलेक्ट हुआ, बट CPMT में रैंक अच्छा था, इस वजह से मैं CPMT के थ्रू 2009 में काउंसलिंग करा और मुझे GSBA मेडिकल कॉलेज कानपुर का ही अलॉट हुआ। इसके जस्ट पहले मेरे 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकते भी थे। मैं BHU BMS का ऑल ओवर जनरल 5th रैंक टॉपर भी था, बट फिर भी मेरे मन में ये था, घर वालों ने भी कई प्रेस किए और भी रिलेटिव्स ने बोला कि आप वहाँ का BMS उठा लो, कि फिर मैंने यही सोचा कि BMS तो BMS होगा, लाइफ भर
कहीं ना कहीं लोग हमको BMS तक ही सीमित रखेंगे, उसी नाम जाना जाएगा। फिर मैंने उसको छोड़ा, 1 साल फिर अपने को मौका दिया, कहीं ना कहीं फिर तैयारी की और लास्ट में मुझे अपना जो मकसद था उसको हमको मिला और MBBS मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करना शुरू किया यहाँ से। देन मैं कुछ अलग से कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था कि इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं अगर इस पे आता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देन मैं उस टाइम 2013 में MBBS फाइनल ईयर में था और फाइनल ईयर में कोई बच्चा जल्दी हिम्मत नहीं करता कि इस तरह की कदम उठाए, क्योंकि काफ़ी टफ सब्जेक्ट होते हैं, पास होने में दिक्कत होता है। मेरे जो दोस्त यार थे उनको मैंने ये स्टोरी सुनाई, उनको बहुत अच्छा लगा कि एक मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को और कहीं ना कहीं अपनी गलती जो करते हैं लोग उससे सुधारने का मौका भी मिल सकता है अगर कोई इसको वॉच करता है तो विद इन 1 वीक में मैं दोस्तों को तैयार किया, बहुत मुश्किल से सब माने, और 1 वीक के अंदर ही मैं पूरा का पूरा ये चीज़ तैयार किया, डॉक्यूमेंट्री मूवी। और दूसरा ये कि ये मूवी के मेन मकसद ये था कि अगर कोई बच्चा तैयारी करने आता है, वो मेडिकल तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग का कर रहा है, चाहे वो सिविल कोई भी हो फील्ड का हो, SSC बैंकिंग, उसकी लाइफ में कोई ना कोई फेज आता है जो अपनी ट्रैक से गड़बड़ होकर कहीं और इन्वॉल्व हो जाता है, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप को समझता है, कमी को समझता है। देन वो बच्चा कैसे सुधर के अपने माँ बाप के सपने को और अपने सपने को साकार करता है, यही चीज़ें उसमें हमने दिखाया, जिससे एक बच्चे को सीख मिले कि अपने टारगेट को बेटा ध्यान रखो, बाकी लाइफ में और सब चीज़ें सेकेंडरी है, जिसके लिए आपके माँ बाप पैसे दे रहे हैं उसको आपको भूलना नहीं। तो लास्ट ईयर जो हुआ मेरे यहाँ से काफ़ी अच्छे सिलेक्शन हुए। इवन मैं जो बताऊं, एक बच्ची थी अल्पना कुमारी राजपूत, उन्होंने MBBS जो कर रहे हैं अभी, उनको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ। 2 बच्चे जो थे RML राम मनोहर लोहिया लखनऊ में गए, प्रिया सिंह यहाँ से पढ़ी हैं और एक बच्चा था। तो ऐसे करके लगभग हमारे यहाँ से मोर देन 30 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर रियल में किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल, IAS, PCS जो भी तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड में जाना है, बनना है, तो ऑफलाइन का तोड़ ही नहीं है। ऑनलाइन जस्ट एक माध्यम है, आप माध्यम है, उस फ़ायदा को मतलब माध्यम को फ़ायदा ले सकते हो, उठा सकते हो, बट जो ऑफलाइन है वही एक मेन पढ़ाई होती है जिसमें बच्चा डायरेक्ट अपने टीचर से कम्युनिकेट करता है, अपनी बात को रख पाता है, अपनी प्रॉब्लम को रख पाता है, जिससे वो आसानी से समझ भी सकता है और उसको उसी में मज़ा भी आता है, मैंने देखा है। चूँकि ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा प्रभाव आते हैं, बच्चा डायरेक्ट हमेशा मोबाइल से नहीं पढ़ सकता है, हमेशा लैपटॉप से नहीं पढ़ सकता है। गांव के बच्चा अगर रूरल एरिया में है तो उसके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वहाँ पे उसको डेली मोबाइल में 1 या 1.5 GB मिलता है जो कि 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। तो सबके पास वाईफाई नहीं है गांव में। एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो बच्चा पढ़ रहा है, सभी फैमिली का, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है ये ऑनलाइन के लिए जो सुविधा है। बाकी आप माध्यम अगर है ऑनलाइन के भी आप फ़ायदा उठाएं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अपोज कर रहे हैं, बट जो मेन फोकस है वो ऑफलाइन जितना अच्छा होगा वो ऑनलाइन नहीं कर सकता है, ध्यान देंगे। बीच में कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसी में कॉल आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैसेज आ जाए, तो बच्चा इंटरप्टेड होता है, उसकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होती है, ये एक मेन इसका दुष्प्रभाव रहेगा। बीच में ये पैंडमिक टाइम हुआ तो यहाँ का जो भी हैं टीममेट हैं और जो भी साथी हैं, टीचर्स इस बार सब पढ़ा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन पूरा का पूरा इस टाइम पे जब कोविड चल रहा है, लॉकडाउन में, उन्होंने पूरा ऑनलाइन पढ़ाया है। पूरे लेक्चर उनको प्रोवाइड कराए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऐप में एक ऐप बना हुआ, उस ऐप से बच्चे जुड़े हैं, उनको प्रॉपर मैसेजिंग किया जाता है कब क्या उनका क्लासेज हैं, उस हिसाब से उनको ऑनलाइन पूरा सिस्टम जो था प्रोवाइड करा के ऑनलाइन टेस्ट भी कराया गया है। ये पैटर्न ऑनलाइन उनको पूरा का पूरा फ़ायदा पहुंचाया गया, जिससे बच्चे जो जुड़े हैं उनको कोई असुविधा ना हो। इस तरह से हम लोगों को पूरा इसको संभाला। नया बेस्ट मतलब यही है कि जस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है, उसके बाद यहाँ के जो भी टीचर सब लोग हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, मेरा बेस्ट एडवाइस यही रहेगा उसको पढ़ाएं और बच्चों का जो भी टाइम मिल पाए एग्ज़ाम के पहले उनको प्रॉपर वे में रिवीजन कराएं। जो भी कुछ टॉपिक हो, जो टफ टॉपिक हो या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसको इतने कम टाइम में रिवाइज कराएं और प्रॉपर वे में उनका टेस्ट लें, जिससे बच्चा आगे और बेहतर कर पाए। ये एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा जिसमें कि हम लोग पूरा जस्ट एक बहुत फास्ट क्विक रिवीजन कराएंगे, जिससे 20-25 दिन के प्रोग्राम में पूरा सिलेबस का मेन टॉपिक कवर हो जाए। ये हमारा उनके लिए बहुत ज़्यादा एक मेहनत वर्क रहेगा यहाँ की टीम के लिए। पूरे सफलता का श्रेय मेरे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरे फादर जो हैं, जब हम लोग को लिए बहुत दिक्कत थी, पढ़ने के लिए पैसे नहीं रहते थे, उन्होंने ज़मीन बेचा, चाहे जैसे दुकान छोटी सी पान शॉप चलाते थे और गांव में खेती वाली थोड़ा बहुत था, इन दोनों से वो वर्क कर करके हम लोगों को पढ़ाया, सभी भाइयों बहनों को, और इसी चक्कर में कहीं न कहीं ज़मीन भी बेच के पढ़ाया। तो ये सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, अगर उनका योगदान नहीं रहता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। बीच में मेरे बड़े भाई थे, उनका सपोर्ट, दोस्त यार का सपोर्ट, सबका सपोर्ट मिला है, लेकिन मेन जो फादर से उनका सबसे ज़्यादा शेयर है। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, एजुकेशन, हेल्थ एंड गरीबी, इन सब से निपटने के लिए हम लोग को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसी को हम लोग को ध्यान दें, क्योंकि बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा होगा, सभी लोग पढ़े लिखेंगे, तभी इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा।
तभी जाके हम लोग अपने आप को देश में ऊंचा नाम कर पाएंगे, विदेशों में भी अपने देश का। सो इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।